नमस्कार, मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे निहारिका एवं आकाशगंगा के विषय में। देखिए, पिछली कक्षा में हम लोग बात किए थे ब्रह्मांड क्या है और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या है। दरअसल जब हम लोग ब्रह्मांड की बात कर रहे थे तो एक परिभाषा जो हम लोगों ने देखी थी ब्रह्मांड की, वो परिभाषा क्या थी, एक निष्कर्ष जो हम लोगों ने निकाला था कि सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं के सम्मिलित स्वरूप को हम ब्रह्मांड कहते हैं। उसके बाद जब हम लोगों ने व्याख्या किया इसका, तो हम लोगों ने देखा कि सूक्ष्मतम अणु, ऐसे में हम लोगों ने पृथ्वी का एग्जाम्पल लिया। और चूंकि पृथ्वी एक ग्रह है तो पृथ्वी का एक अपना परिवार भी है, उपग्रह भी है, और ये पृथ्वी खुद एक परिवार का सदस्य है जिसे सौर परिवार या सौर मंडल हम लोग कहते हैं। तो अब ग्रह उपग्रह ग्रह से जुड़ा और ग्रह सौर मंडल से जुड़ा, सौर मंडल मंदाकिनी आकाश गंगा से जुड़ी और आकाश गंगा का एक सम्मिलित पुंज मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण किया। तो अब हम लोगों के लिए यहाँ ये जानना आवश्यक है कि मुझे लगता है कि यह सामान्य सा परिचय यह जानने के लिए पर्याप्त होगा कि आज हम लोग निहारिका और आकाश गंगा पढ़ने वाले हैं। दरअसल जब हम लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने ये देखा कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। उत्पत्ति के बाद आधुनिक स्वरूप तक बिग बैंग थ्योरी का जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा, बिग बैंग थ्योरी की जो व्याख्या हम लोगों ने देखी, तो उससे ये पता चला कि नहीं, इस तरीके से ब्रह्मांड की उत्पत्ति तो हुई। अब जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई तो इस उत्पत्ति के बाद जो क्रमशः विकास की अवस्था थी वो किन किन चरणों से गुजरी और आकाशगंगा कैसे बनती है। देखें, हम लोग एक छोटा सा परिचय देख लें। आकाशगंगा और निहारिका में बिल्कुल एक सामान्य सा अंतर है, और वो ऐसा अंतर है जिसको कि हमें जानना चाहिए। सामान्य तौर पर आकाशगंगा या निहारिका को एक ही माना जाता था, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, उसको हम लोग देखेंगे। वो अंतर क्या है कि पहले तो इसका शाब्दिक अर्थ हम लोग समझ लें कि संस्कृत में निहार का क्या अर्थ होता है। तो संस्कृत में निहार का अर्थ कुहरा होता है, और आकाश गंगा में जो प्रकाश पुंज कुहरे या धुएं जैसा प्रतीत होता है उसे निहारिका कहा गया। ये एक शाब्दिक अर्थ है, ये इसकी एक्चुअल परिभाषा नहीं है, ये शाब्दिक अर्थ है। और निहारिका को लैटिन शब्दावली में नेबुला कहा गया। ये दोनों चीजें निकल करके आ गई कि निहारिका क्यों कहा गया, तो जो प्रकाश पुंज कुहरे जैसा दिखाई देता था उसको निहारिका कहा गया, आकाश गंगाओं का जो प्रकाश पुंज, और लैटिन में इसे नेबुला कहा गया। कुछ समय पहले तक निहारिका और आकाश गंगा को एक ही माना जाता था कि निहारिका और आकाश गंगा एक ही है, लेकिन वास्तव में ये दोनों अलग अलग हैं। अब जब अलग अलग हैं तो हमारे लिए यह आवश्यक हो गया है कि इसको हम कैसे जाने। अब देखिए कि यहाँ जो ये प्रकाश पुंज हमें दिखाई दे रहा है, ये कोहरे की तरह दिखाई दे रहा है। प्रकाश पुंज है, कोहरे की तरह, धुएं की तरह है। ये इस तरह से प्रतीत हो रहा, लग रहा है कि नहीं कोहरा है या धुआं है, लेकिन क्या वाकई में ये ऐसा है? तो इसके कंपोनेंट, इसके घटक के विषय में जब हम लोग पढ़ेंगे तो हमें तारों को पढ़ना पड़ेगा। उसका कितने परत हैं वहाँ तक हमें जानना पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल हम लोगों को ये जानना है कि कोहरा यानी निहारिका और आकाशगंगा ये दोनों क्या है। तो देखें, जब हम लोग बिग बैंग थ्योरी पढ़ रहे थे तो ये हुआ कि नहीं, हाइड्रोजन गैस से विशाल बादल बने। हाइड्रोजन गैस के जो विशाल बादल थे, इनका संचयन होता है और इनका परिवर्तन किसमें होता है? हीलियम के नाभिक में ये परिवर्तित होते हैं। और जब हीलियम के नाभिक में परिवर्तित हो रहे हैं उसके बाद तारों का निर्माण होता है, और तारों का एक सम्मिलित समूह, चूंकि अपना प्रकाश है और सम्मिलित समूह आकाशगंगा है। तो इसके पूर्व की जो स्थिति है अभी, वो क्या है कि विस्फोट के बाद जो हाइड्रोजन गैस बने, और इस हाइड्रोजन गैस जो अवमुक्त होता है, विमुक्त होती है, और इस गैस का जो विशाल बादल है, और इस विशाल बादल का जब संचयन होता है उस अवस्था को, यानी कि तारा के निर्माण के पूर्व की अवस्था निहारिका कहलाती है। इस प्रकार इस परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि निहारिका को आकाश गंगा के निर्माण का स्रोत कहा गया, क्योंकि आकाश गंगा का निर्माण
हाइड्रोजन के विशाल बादलों के नाभिकीय संचयन या संलयन के कारण, परिवर्तन के कारण होता है, जो तारों में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन गैस के बादल हैं, ये आकाशगंगा के निर्माण का एक स्रोत है। आगे हम लोग देखते हैं, निहारिका जब हम लोग समझ गए तो आकाशगंगा को हम लोग देख लें। ये निहारिका और आकाशगंगा का एक स्वरूप है। हम लोग आगे देखेंगे, अपनी मंदाकिनी को हम लोग उठा करके देखेंगे कि किस तरीके से इसका स्वरूप होता है, लेकिन उससे पहले हम लोग परिचय जान लें। आकाशगंगा का परिचय क्या है? बिग बैंग के पश्चात जब बड़ा नाभिकीय ताप रिएक्टर गेंट थर्मो न्यूक्लियर रिएक्टर जब बनता है, तो हाइड्रोजन के संलयन के परिणाम स्वरूप हीलियम नाभिक का निर्माण हुआ, जिससे आकाशगंगा और तारों का निर्माण हुआ। अर्थात अभी हम लोग दोबारा चर्चा हम लोग कर रहे हैं। अर्थात निहारिका के प्रसरण में गैस के झुंड विकसित होते हैं। यह गैस का झुंड विकसित होता है और इस गैस के झुंड से गैसीय पिंड बनते हैं। इस तरीके से गैसीय पिंड बनते हैं और इन्हीं गैसीय पिंडों से तारों का निर्माण हुआ। अतः हम कह सकते हैं, अब यहां तक तो केवल निर्माण की बात आई। आकाशगंगा क्या है भाई? विस्फोट हुआ, हाइड्रोजन गैस के बादल बने, उससे गैसीय झुंड बने, उससे गैसीय पिंड बने, इस गैसीय पिंड से तारों का निर्माण होता है। लेकिन आकाशगंगा क्या है? तो अब यहां पर हम कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे तारों, जो तारों का निर्माण होता है, धूल कणों, विस्फोट के बाद उत्सर्जित धूल, गैस, विस्फोट के परिणाम स्वरूप गैसीय आवरण, गैसीय बादल के तंत्र को आकाशगंगा कहा गया। यह क्लियर हुआ आकाशगंगा कि विस्फोट के बाद जो झुंड बनते हैं, यानी तारे, धूलकण और गैस भी है। एक अचानक से सारे गैसों का नाभिकीय संचयन या संलयन तो हुआ नहीं, ये भी है। तो गुरुत्वाकर्षण के अधीन बंधे तारों, धूलकणों और गैसों के तंत्र को आकाशगंगा कहा गया। अब प्रश्न आता है कि हमारे ब्रह्मांड में कितने आकाशगंगा है? तो इसका उत्तर हमें इसी टॉपिक में मिलता है कि हमारे ब्रह्मांड में 1 खरब यानी 100 मिलियन आकाशगंगाएं विद्यमान हैं। यह तय हो गया कि निहारिका क्या है और आकाशगंगा क्या है। आकाशगंगा दोनों की परिभाषा को हम लोगों ने देख लिया और इनकी संख्या को हम लोगों ने देख लिया कि आकाशगंगा की कितनी संख्या है। अब हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि इसका स्वरूप क्या है। तो खगोल शास्त्री हार्लो ने इसके स्वरूप के विषय में बताया और क्या बताया कि कोई भी आकाशगंगा, मान लीजिए ये आकाशगंगा है, कोई भी आकाशगंगा कैसे शुरुआत होती है? ये सर्पिल आकार में, सर्प को आपने देखा है ना, ये सर्पिल आकार में इस तरह से शुरुआत होती है और आगे चल करके जब इसमें तारों का निर्माण होता है तो ये दीर्घवृत्ताकार इस तरह से हो जाती है। इसके स्वरूप के विषय में हमने नहीं कहा, हार्लो ने कहा कि कोई भी आकाशगंगा पहले अनियमित रूप से शुरू होकर सर्पिल आकार बनाती है, इसका कोई स्वरूप नहीं होता, लेकिन बाद में चल करके सर्पिल आकार बनाती है, अंततः तारों की वृद्धि के कारण ये दीर्घवृत्तीय हो जाती है। तो हम लोगों ने देखा तारों का निर्माण या निहारिका को यदि आकाशगंगा का स्रोत माना जाए तो ये चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं कि कैसे ये शुरू होगी और किस तरह से नाभिकीय संलयन के परिणाम स्वरूप तारे बनेंगे और उन तारों का परिणाम क्या होगा, इसके आकार पर पड़ेगा। ये क्लियर हो गया। अब इसमें से निकलता क्या क्या है? आकाशगंगा की परिभाषा को हम लोगों ने देखा, उसकी संख्या को हम लोगों ने देखा, उसके स्वरूप को हम लोगों ने देखा, तो उत्सर्जन भी तो कुछ होता होगा, हम लोग उसको भी देख लें। तो आकाशगंगाओं से गामा किरणें, अवरक्त किरणें, रेडियो किरणें, पराबैंगनी प्रकाश, दृश्य प्रकाश तथा एक्स किरणें आदि शामिल होती हैं। और चूंकि आकाशगंगाओं का अध्ययन इन्हीं किरणों के माध्यम से, इसी विकिरण के माध्यम से संभव हो पाता है। इसका अध्ययन कैसे होता है? तो ये जो किरणें अवमुक्त होती हैं
इन किरणों के आधार पर हम लोग इनका अध्ययन करते हैं, इनका अध्ययन संभव हो पाता है। अब जब निहारिका और आकाशगंगा को हम लोग समझे, देखिए हम लोग खगोलीय पिंडों के विषय में पढ़ रहे थे ग्रह, चूंकि हम लोगों को पृथ्वी तक आना है, तो जब उद्भव हम लोगों ने देख लिया ब्रह्मांड का, तो हम ये भी तो देख लें कि पृथ्वी आखिर कहाँ है। ब्रह्मांड में आकाशगंगा, 1 खरब आकाशगंगाएं हैं। इस आकाशगंगा में हम अपनी आकाशगंगा को देखेंगे जिसका नाम मंदाकिनी है, और इस आकाशगंगा में हमारा सौर मंडल कहाँ है इसको हम लोग देखेंगे। सौर मंडल के बाद हम लोग देखेंगे कि हमारी पृथ्वी कहाँ है इस सौर मंडल में, और ग्रहों की विशेषता क्या है। ठीक, तारों को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, तारों को साथ में लेकर के चलेंगे। पहले आकाशगंगा, तारा, सौर मंडल और फिर पृथ्वी। तो आइए हम लोग देखते हैं मंदाकिनी आकाशगंगा के विषय में। अभी यहाँ हम लोग इसकी परिभाषा देख लें, आगे हम लोग देखेंगे इस तरह से मंदाकिनी को। इस पर हम लोग समझेंगे कि सर्पिल आकार की मंदाकिनी आकाशगंगा, इसका मतलब क्या हुआ कि यह नियमित रूप से शुरू हुई लेकिन आगे चल करके यह सर्पिल आकार की हुई। इसका मतलब कि इसका विकास हुआ। सर्पिल आकार की आकाशगंगा 24 आकाश गंगाओं का बृहद पुंज है मंदाकिनी। सर्पिल आकार हम लोग ऐसे समझ रहे हैं, ये सर्पिल आकार और ये 24 आकाश गंगाओं का एक बृहद पुंज है। और चूंकि इसके मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में हमारा सौर मंडल, मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा कौन सी हो गई, इसका मतलब इसके 3 भाग होंगे। ये केंद्र होगा, ये मध्यवर्ती भाग होगा और ये बाहरी भाग होगा। तो केंद्र को हम लोग बल्ज कहते हैं। केंद्र में क्या क्या चीजें आती हैं इसको हम लोग देख लें। 3 भुजाएं पाई जाती हैं। केंद्र में कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो केंद्र में ही क्वासर्स पाए जाते हैं, और इसी क्वासर्स के केंद्र में ब्लैक होल पाया जाता है। ठीक है, और इसका विस्तार कितना है, मंदाकिनी का विस्तार कितना है, तो 80,000 प्रकाश वर्ष इसका विस्तार है, और इसमें लगभग 1 खरब तारे हैं। मंदाकिनी आकाशगंगा में 1 खरब तारे हैं और इसका विस्तार 80,000 प्रकाश वर्ष है। 3 भुजाएं हैं, केंद्र, मध्यवर्ती और बाहर, और ये तीनों भुजा घूर्णनशील है। मध्यवर्ती भुजा इसकी जो है वो घूर्णनशील है। केंद्र को बल्ज कहा गया, और ये नवीनतम शोधों के आधार पर, और ये देखा गया कि बल्ज में ही क्वासर पाया जाता है। अच्छा, क्वासर और पल्सर, क्वासर जो रेडियो एक्टिव तरंगों को उत्सर्जित करता है, और पल्सर ये भी रेडियो तरंगों को उत्सर्जित ही करता है। इसको न्यूट्रॉन तारा भी हम लोग बोलते हैं। इसके विषय में हम लोग देखेंगे। इसी में ब्लैक होल या कृष्ण विवर पाया जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वासर और कृष्ण विवर पिछले कुछ एग्जाम में पूछा भी था, इससे प्रश्न भी आए थे, इसको हम लोग देखेंगे। और तीसरी घूर्णनशील भुजा में गैस तथा धूल के बादल पाए जाते हैं, जिनसे नवीन तारों का निर्माण होता है। एक बार फिर से इसको हम लोग देख लें कि हमारे आकाश गंगा मंदाकिनी का स्वरूप कैसा है, तो सर्पिल आकार है। और इस सर्पिल आकाश गंगा में, मंदाकिनी में, ये क्या है, तो 24 आकाश गंगाओं का एक बृहद पुंज है। और चूंकि इसमें 3 भुजाएं हैं, केंद्र में बल्ज, मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में हमारा सौर मंडल पाया जाता है, और बल्ज में ही क्वासर, और क्वासर के केंद्र में ब्लैक होल पाया जाता है। केंद्र को बल्ज कहते हैं, बल्ज में क्वासर, और क्वासर के केंद्र में ब्लैक होल। मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा की हम बात करें तो यहाँ सौर मंडल पाया जाता है। बाहरी जो तीसरी घूर्णनशील भुजा है, इसमें गैस के बादल हैं जो नवीन तारों के जनक का कार्य करते हैं। ये तीनों भुजाएं हो गई। तब इसके विस्तार की हम लोग बात करते हैं, तो 80,000 प्रकाश वर्ष इसका विस्तार है। और इसके बाद अब थोड़ा सा इसके स्वरूप को हम लोग देख लेंगे कि वाकई में ऐसा क्या है। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये हमारे मंदाकिनी का स्वरूप है। ये इसके केंद्र का भाग बल्ज, ये मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा, और ये बाहरी इसकी तीसरी घूर्णनशील भुजा। केंद्र का जो ये बल्ज है, इसी में क्वासर पाए जाते हैं। क्वासर को हम लोग आगे देखेंगे, क्वासर क्या है, ब्लैक होल को भी देखेंगे। और इसी क्वासर की जो संरचना है, इस तरह से यहाँ जो रेडियो तरंगे बार बार उत्सर्जित होती है, इसी में ब्लैक होल पाया जाता है। और इसकी जो ये मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा है, यहीं पर हमारा सौर मंडल स्थित है। बाहर का जो ये गैसीय प्रकाश पुंज हमें दिखाई दे रहा है, ये प्रकाश पुंज
नवीन ये गैस के बादल हैं जिनका नाभिकीय संलयन नाभिकीय संचयन लगातार हो रहा है और इन प्रकाश पुंज से नवीन तारों का निर्माण होता है। यहां तक हम लोग समझ रहे हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि ब्लैक होल क्या है। ब्लैक होल को समझने से पहले हम क्वासर्स को देख लें। क्वासर जो हमारे लिए आया था, क्योंकि क्वासर के केंद्र में ब्लैक होल पाया जाता है। तो यह एक तारावत रेडियो स्रोत है जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं और इनसे निकलने वाली रेडियो तरंगों से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। यदि क्वासर का जो पता लगा, वो पता कैसे लगा? तो वो पता लगा इनके रेडियो तरंगों से ये प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। नवीनतम शोधों से पता चला है कि क्वासर्स आकाश गंगा का मध्यवर्ती भाग है, मध्य भाग है, जिसके विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन क्वासर के केंद्र में ही ब्लैक होल होने की संभावना है। अब ब्लैक होल क्या है और इसका काम क्या है? तो ब्रह्मांड में अनेक ब्लैक होल पाए जाते हैं। क्वासर्स को समझने के बाद, चूंकि क्वासर के केंद्र में ब्लैक होल है, तो इसको हम लोग देख लें। तो ब्रह्मांड के संचालन में इसका कार्य जो है वो ब्रह्मांड के संचालन में गुरुत्व केंद्र का कार्य ये करते हैं ब्लैक होल। इसमें प्रकाश नहीं होता है, क्योंकि क्वासर के विषय में हमें जानकारी मिलती है, इनके प्रकाश से जो रेडियो तरंगे उत्सर्जित होती है इसमें प्रकाश होता है, क्वासर में प्रकाश है और इसका अध्ययन हम लोग रेडियो तरंगों के उत्सर्जन से करते हैं, लेकिन ब्लैक होल में प्रकाश नहीं। तो जब ब्लैक होल में प्रकाश नहीं है तो एक प्रश्न है ना भाई कि इसका अध्ययन हम कैसे करेंगे? तो इसका अध्ययन हम लोग इस आधार पर करते हैं कि जब इसमें प्रकाश नहीं होता तो इसमें ध्वस्त होने वाले जो पदार्थ हैं, जो पदार्थ यहाँ जाकर के ध्वस्त होते हैं, ये पदार्थ एक्स किरणों का उत्सर्जन करते हैं और चूंकि जब एक्स किरणों का उत्सर्जन होगा तब इनकी उपस्थिति का आभास हमें होता है। अब हम लोग ये देख ले, चूंकि यहाँ ब्लैक होल को हम लोग समझ रहे हैं, कृष्ण विवर को समझ रहे हैं, काला बौना नहीं समझ रहे। काला बौना, ब्लैक ड्वार्फ और ब्लैक होल दो अलग अलग चीजें हैं। ये हमें स्पष्ट रूप से समझना पड़ेगा। काला बौना को हम लोग तारों में समझेंगे, अभी हम लोग आकाश गंगा को समझ रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड चीजों को हम लोग देख रहे हैं। अब यहां तक तो यह तय हो गया, हम लोगों ने देख लिया कि क्वासर्स क्या है, क्वासर और ब्लैक होल में अंतर क्या है। क्वासर्स के केंद्र में ब्लैक होल होता है, क्वासर्स में प्रकाश होता है, रेडियो तरंगे उत्सर्जित होती हैं। चूंकि रेडियो तरंगे यहाँ भी उत्सर्जित होती हैं, लेकिन यहाँ प्रकाश नहीं होता और इसमें ध्वस्त होने वाले पदार्थों का रेडियो उत्सर्जन होता है। तो अब यह देखा जाए कि इसका कुछ द्रव्यमान घनत्व भी है या क्या है, क्योंकि ये गुरुत्व के केंद्र का कार्य करता है ब्रह्मांड के संचालन में। तो एक ब्लैक होल का जो द्रव्यमान होता है वो सौर मंडल से 3 गुना ज्यादा बड़ा होता है और संपूर्ण आकाश गंगा से जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उससे अधिक ऊर्जा ये विसर्जित करता है। अब मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया होगा कि ये गुरुत्व के केंद्र का कार्य कैसे करता है, ब्रह्मांड के संचालन में गुरुत्व का कार्य ये कैसे करता है। ठीक है, तो ये आकाश गंगा मंदाकिनी की संरचना को हम लोगों ने देखा। आकाश गंगा मंदाकिनी की जो संरचना थी उसमें सबसे पहले हम लोगों ने इसके आकार को देखा कि सर्पिल आकार थी। इसके घटक को हम लोगों ने देखा कि इसमें 24 आकाश गंगाओं का बृहद पुंज है। फिर इसके भाग को हम लोगों ने देखा कि केंद्रीय भाग जिसे बल्ज कहा गया, मध्यवर्ती घूर्णनशील भाग और तीसरी घूर्णनशील भुजा। तो केंद्र को जब हम लोगों ने देखा तो उसमें पता चला कि इसमें क्वासर और ब्लैक होल भी है। क्वासर और ब्लैक होल की परिभाषा हम लोगों ने देखा, बल्ज में क्वासर पाया जाता है और इसी क्वासर में ब्लैक होल पाया जाता है। केंद्रीय भाग इसका हम लोगों ने देख लिया, पढ़ लिया। मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा को हम लोगों ने देखा कि यहाँ सौरमंडल पाया गया, यानी कि यहाँ पिंड हैं, तारे भी हैं, तारामंडल भी होंगे। तीसरे घूर्णनशील भुजा के विषय में हम लोगों ने देखा कि यहाँ गैस का आवरण है, गैसीय भाग है, तो यहाँ पर नवीन तारों का निर्माण होता है तीसरी घूर्णनशील भुजा में। अब हम लोग देखेंगे, चूंकि मंदाकिनी एक प्रकाश पुंज है, आकाश गंगाओं का एक समूह है, तो तारामंडल के विषय में हमें जानना चाहिए। तो अब हम लोग तारामंडल को देख लें कि तारा मंडल क्या है, तारा भी नहीं, तारा मंडल क्या है। जब तारा मंडल हम लोग देख लेंगे तो हमारे लिए एक जिज्ञासा पैदा हो जाएगी कि ये तारा क्या है। तो आइए हम लोग देख ले पहले तारा मंडल। मंदाकिनी में पाए जाने वाले कुछ तारों में
कुछ तारे समूह में एक सुंदर आकृति का निर्माण करते हैं। रात में जैसे गर्मी का दिन आ रहा है तो गाँवों में लोग रात में छत पे सोते हैं या खेत खलिहान में, या कुछ लोग रात में जब, खैर शहरों में तो उतना अंधेरा नहीं होता, चारों तरफ उजाला ही उजाला है, प्रकाश का इतना आतंक है, लेकिन आप गांव में जाएं तो थोड़ा सा दूर खेतों में चले जाएं तो आपको स्पष्ट रूप से तारे दिखाई देते हैं। जब आसमान की तरफ आप देखेंगे तब रात में, दिन में नहीं। तो कुछ कई आकृति आपको बड़ी सुंदर सुंदर आकृतियाँ दिखाई देंगी। तो ये जो व्यवस्थित रूप से आकृतियाँ होती हैं इन्हीं को तारामंडल कहा जाता है। ये जो सुंदर रूप से व्यवस्थित आकृतियाँ दिखाई देती हैं इन्हीं को तारामंडल कहा जाता है। और ये चूंकि तारामंडल कितने प्रकार के हैं, कुछ जब तारामंडल कहा गया तो इसके कुछ नामकरण भी होंगे, हम लोग उन नामों को भी देख लें। जैसे सप्तऋषि मंडल, ओरियन, सिग्नस, स्वान, हाइड्रा और हरक्यूलस, ये तो कुछ नाम हम लोगों ने देखा। प्रश्न उठता है कि तारामंडल हैं कितने, तो इसका जवाब तो हम आप नहीं दे सकते ना, इसका जवाब तो कोई खगोलीय संस्था ही देगी। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि आकाश गंगा में कुल 88 तारामंडल हैं, और इनमें अब 88 तारामंडल है तो कोई छोटा भी होगा कोई बड़ा भी होगा। तो बड़ा तारामंडल कौन सा है, तो सेंटारस सबसे बड़ा तारामंडल है। इसको किस आधार पर सबसे बड़ा तारामंडल कहा जाएगा, भाई किसी का परिवार क्यों बड़ा है, क्योंकि वहाँ सदस्यों की संख्या ज़्यादा है, और किसी का परिवार चूंकि इसलिए छोटा है क्योंकि उनके परिवार में सदस्यों की संख्या कम है। ये समझ में आ गया। तो सेंटारस यहाँ तारामंडल में सबसे बड़ा तारामंडल है क्योंकि इनमें तारों की संख्या अधिक है। तो संख्या कितनी है, 94 तारे सेंटारस तारामंडल में हैं, और चूंकि हाइड्रा में कम से कम 68 तारे हैं। ये क्लियर हो गया। सेंटारस में 94, ये प्रश्न पूछता है कभी कभी, आप लोग उठा करके देखेंगे तो ये प्रश्न आया कि सेंटारस में कितने तारे हैं या कौन सा तारामंडल सबसे बड़ा है। ठीक है, तो 94 तारे सेंटारस में और हाइड्रा में 68 तारे हैं। अब बात यह है कि तारामंडल की परिभाषा क्या, जो आकृति में सुंदर ढंग से व्यवस्थित तारे हैं उन तारों को ही हम लोग तारामंडल गिनेंगे। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। तारामंडल में केवल वे तारे ही नहीं बल्कि उसके प्रभावाधीन, उसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाले जो भी धूल कण हैं और गैस सहित आसपास का अंतरिक्ष भी उसमें शामिल होगा तारामंडल में। यह तारामंडल की परिभाषा है कि तारामंडल में उन तारों के अलावा धूल कण और गैस सहित आसपास का जो अंतरिक्ष है वो भी तारामंडल में ही शामिल होगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। मंदाकिनी के बाद जब तारामंडल हम लोग देखे तो अब हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि भाई अभी तो हम लोग अपने घर के विषय में जाने, कुछ पड़ोसियों के भी विषय में जान ले। भाई पड़ोसियों के विषय में जानना चाहिए ना। ये तो एक नया कल्चर हो गया है कि पड़ोसियों के विषय में लोग जानकारी कम रखते हैं, मिलना जुलना कम करते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ हमारे जो पड़ोसी हैं इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमारे लिए ये पढ़ना जरूरी है। तो अपने पड़ोसियों के विषय में हम लोग जान लें कि मंदाकिनी के अन्य खगोलीय संदर्भ, इसका अर्थ ये हुआ कि मंदाकिनी के पास पड़ोस में रहने वाले कौन कौन लोग हैं। तो अब इसको हम लोग देख लें। ओरियन नेबुला, यह अपनी आकाशगंगा मंदाकिनी का सबसे शीतल भाग है तथा चमकीले तारों का क्षेत्र है। यह पृथ्वी से, अब हमारी पृथ्वी की बात आ रही है कि यह हमारी पृथ्वी से 1600 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका विस्तार 15 प्रकाश वर्ष है तथा इसका द्रव्यमान 700 सौर द्रव्यमान के बराबर है। एक सौर द्रव्यमान का, सूर्य का जो द्रव्यमान होगा ना उसे हमें एक सौर द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ ओरियन नेबुला जो हमारे मंदाकिनी का एक सबसे शीतल और चमकीला भाग है, ये इसका द्रव्यमान कितना है, 700 सौर द्रव्यमान है और इसका विस्तार है 15 प्रकाश वर्ष, और ये हमारी पृथ्वी से 1600 प्रकाश वर्ष दूर है। ओरियन नेबुला के बाद हम लोग देखेंगे बूमरंग नेबुला। पृथ्वी से इसकी दूरी 5000 प्रकाश वर्ष है और यह नेबुला सेंटारस तारामंडल के निकट है। अभी हम लोग सेंटारस तारामंडल के विषय में पढ़े थे। सेंटारस तारामंडल के निकट है यह, चूंकि हम लोगों ने देखा था नेबुला या निहारिका
आकाशगंगा या तारों के निर्माण का प्रारंभिक स्रोत है, तो बूमरंग नेबुला जो है वो कहाँ है? यह सूर्य जैसे ये पृथ्वी से लगभग 500 प्रकाश वर्ष दूर और सेंटारस तारामंडल के निकट है। यहाँ तक तो यह क्लियर हो गया कि यह स्थित कहाँ है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि यह सूर्य जैसे तारे से निकली आयनीकृत गैस का चमकता हुआ गोला है जो तेजी से फैल रहा है। यह तेजी से तो फैल ही रहा है और इस प्रक्रिया में यह ऊर्जा की खपत भी बहुत कम कर रहा है, ऊर्जा का उपयोग भी बहुत कम कर रहा है। हम लोगों ने एक शब्द यूज किया था पल्सर या न्यूट्रॉन तारा, उसको हम लोग देख लें। वास्तव में यह एक खगोलीय पिंड है जो स्पंदन के रूप में नियमित अंतराल पर रेडियो तरंगे उत्सर्जित करता है। उदाहरण क्या है, इसका प्रमाण क्या है? तो क्रैब आकाशगंगा के पल्सर्स द्वारा प्रति 1/30 सेकेंड में रेडियो तरंगे उत्सर्जित करता है। चूंकि आकार में यह छोटा होता है, यह खगोलीय पिंड, एक तो खगोलीय पिंड है और दूसरा यह नियमित अंतराल पर रेडियो तरंगों का उत्सर्जन करता है। लेकिन यह खगोलीय पिंड छोटा है और चूंकि छोटा है लेकिन फिर भी पृथ्वी से बड़ा है, तो पृथ्वी से बड़े लेकिन इसका जो द्रव्यमान है वो सूर्य से अधिक होता है तथा चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से इसका ये पृथ्वी से थोड़ा सा बड़ा होता है लेकिन अपेक्षाकृत सूर्य से छोटा है। लेकिन इसका जो द्रव्यमान है वो सूर्य से अधिक होता है और इसका जो चुंबकीय प्रभाव है वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से 20 ट्रिलियन अधिक और घूमने की जो इसकी घूर्णन की गति है वो क्या है? 7000 किमी पर सेकेंड। ये पल्सर तारा की क्वालिटी है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रॉक्सिमा सेंचुरी। धीरे धीरे हम लोग अब सौर मंडल की तरफ अपने बढ़ेंगे। प्रॉक्सिमा सेंचुरी यह हमारी मंदाकिनी के मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में सौर मंडल से सर्वाधिक नजदीक का स्थित तारा है जो सौर मंडल से 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। हम लोग पढ़ते हैं ना कि हमारे सौर मंडल के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है, तो ये पता चलता है कि नहीं, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो जब हम लोगों ने केंद्र को समझ लिया तो मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा या तीसरी घूर्णनशील भुजा के बारे में समझ रहे हैं कि और हमारी मंदाकिनी में क्या क्या चीज़ें हैं, हम अपने पड़ोसियों के विषय में जान रहे हैं। तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमारी मंदाकिनी के मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा, क्यों ये मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में? क्योंकि हमारा सौर मंडल मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा का ही एक अंग है और चूंकि प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमारी पड़ोसी है, ये सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा है, इसलिए हम लोगों के दिमाग में ये स्थिर होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए कि ये भी मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा का ही अंग है। अब बात करते हैं हम लोग कि ये सौर मंडल से दूर कितना है। सबसे नज़दीक का तारा तो है लेकिन सौर मंडल से दूर कितना है? तो 4.2 प्रकाश वर्ष इसकी दूरी है हमारे सौर मंडल से। अब इसके बाद हम लोग देख लें साइरस या डार्क स्टार। यह प्रॉक्सिमा सेंचुरी के बाद सौर मंडल का सबसे नज़दीक दूसरा तारा है जो हमारे सौर मंडल से 8.6 प्रकाश वर्ष दूर है और इसका द्रव्यमान सूर्य से दुगना होता है तथा यह रात में दिखने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा होता है, साइरस या डार्क स्टार। अब जब हम लोग ये साइरस और डार्क स्टार को देख ही रहे हैं तो थोड़ा सा ध्रुव तारा को भी हम लोग देख ले, पोलर स्टार, पोल स्टार जिसको हम लोग बोलते हैं। अच्छा, ध्रुव तारे के विषय में तो हम लोग एक कहानी भी जानते हैं कि ये एक राजा के पुत्र थे, जैसे कि भारतीय पौराणिक कथाओं में ध्रुव की कहानी आती है और उसके बाद उन्होंने तपस्या किया, फिर ये हुआ कि नहीं, हमारे पिताजी ने गोद में से उतार दिया था, इसलिए आप हमें अपने गोद में जगह दें, तो भगवान ने कहा कि चलो तू भी स्थिर हो जाओ, ये पौराणिक कथाओं के अनुसार। लेकिन खगोलीय दृष्टिकोण से पोलर स्टार क्या है उसको हम लोग देख लें। तो यहां जब कोई व्यक्ति पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर खड़ा है और इसके ठीक सर के ऊपर जो तारा दिखाई देगा उसे हम ध्रुव तारा कहेंगे। यहां ध्रुव पर खड़ा कोई भी व्यक्ति जिसके सर पर ये एकदम शिरोबिंदु पर स्थित हो वो ध्रुव तारा कहलाएगा। चूंकि यह ध्रुव तारा पोल से 90 डिग्री का कोण बनाता है। यहां तक तो यह क्लियर हो गया। अब ध्रुव तारा से ही हमारे पृथ्वी के अक्षांशों का निर्धारण होता है, यहां से ही पृथ्वी के अक्षांशों का इस तरह से निर्धारण किया जाता है। ये यहां तक हम लोग समझ रहे हैं
कि एक जो व्यक्ति यहाँ पोल पर खड़ा है और इसके शिरोबिंदु पर, इसके सर के ठीक ऊपर जो तारा स्थित होगा वो ध्रुव तारा कहलाएगा। ये क्लियर हो गया। और इसी तारे से, चूंकि पृथ्वी के अक्षांशों पर पृथ्वी जियोट शेप में है, तो इसी तारे के आधार पर निर्धारण होता है किसका, तो पृथ्वी पर जो अक्षांश है उनका। और ये पृथ्वी से 700 प्रकाश वर्ष दूर किसका पार्ट है, उर्सा मेजर या लिटिल बियर का एक भाग है। अच्छा, क्या हम लोग जानते हैं, हम लोग तो ये जानते हैं ना कि ध्रुव तारा स्थिर रहता है, उसकी गति, उसकी स्थिति कभी नहीं परिवर्तित होती। तारों के विषय में तो यही कहा जाता है कि वो स्थित रहते हैं, वो एक जगह पे स्थिर रहते हैं, उसमें गति नहीं होता। लेकिन यदि आपको ये पता चले कि ध्रुव तारा की भी स्थिति बदलती रहती है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। तो यहाँ हम लोग ये जान लें कि निश्चित रूप से तारे ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो स्थिर होते हैं, लेकिन ध्रुव तारा आज यदि हमारे पास पोलैरिस ध्रुव तारे का काम कर रहा है तो आज के 5000 वर्ष बाद अल्डेरामिन ध्रुव तारा के रूप में स्थित होगा। और आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व थुआन नक्षत्र ध्रुव तारे का कार्य कर रहा था। ये कैसे होता है, तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये भी पृथ्वी की गति के आधार पर होगा। क्योंकि तारा स्थित है, तो यदि तारों की स्थिति नहीं बदल रही है और तारे परिक्रमा नहीं कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी पिंड के घूर्णन का ही परिणाम होगा कि तारा स्थिर है। सपोज करिए कि यहाँ 1 2 3 ऐसे यदि ये स्थिर है, ये तारे हमारे स्थिर हैं, इसमें गति नहीं है, लेकिन आज यदि ये हमारे शिरोबिंदु पर है और कल ये हमारे शिरोबिंदु पर आएगा तो ये कैसे आएगा, या तो ये चल करके आए या ये जो हमारा अक्ष है ये चेंज हो जाए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बचपन में लट्टू तो नचाया होगा, या लट्टू देखे हैं कि नहीं, लट्टू देखे हैं। जब लट्टू आप लोग नचाते हैं तो लट्टू की जो कंडीशन होती है वो कमोबेश ऐसे हो जाती है। और जब हम लट्टू को इस तरह से नचाते हैं, और जब लट्टू को हम लोग इस तरह से नचाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि ये लट्टू एक पोजीशन ऐसे आएगी कि ये ऐसे घूम जाता है, और फिर एक पोजीशन आती है कि ये ऐसे घूमता है, और फिर एक पोजीशन में ये यहाँ आता है और अपने स्थिति में ये सीधा होता है। ये जैसे, और ये क्यों होता है, तो चूंकि हमारी जो पृथ्वी है ये इस तरह से 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। तो जब ये घूर्णन करती है, ये ऐसे जब ये घूर्णन करती है तो ये इस तरह से मूव करती है। तो ये जो धुरी पर इसके हल्का सा दोलन होता है, इस दोलन के परिणाम स्वरूप ये जो हमारी पृथ्वी है ये अपने धुरी पर सरकती रहती है। और जब ये सरकती रहती है तो धीरे धीरे ये इसके अक्ष पे जो दोलन होता है, ये आवृत्ति पूरी कितने दिनों में होती है, तो ये आवृत्ति 26,000 वर्षों के दौरान इसकी धुरी में जो परिवर्तन होता है और एक आवृत्ति पूरी हो जाती है। तो अभी ये यदि अपनी जगह पे घूर्णन कर रही है, पृथ्वी की गतियां हम लोग जान रहे हैं, अभी पढ़े नहीं है पृथ्वी के बारे में, हम लोग देखेंगे पृथ्वी की गतियां, तो हम लोग ये जान लें कि रोटेशन और रिवॉल्यूशन 2 चीज़ें होती है। यदि पृथ्वी अपने ऑर्बिट में इस तरह से अपने दीर्घवृत्ताकार ऑर्बिट में ये चल रही है तो इसको हम लोग रिवॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन यदि यह पृथ्वी अपने अक्ष पे यहाँ मूव कर रही है, घूम रही है, तो यह घूर्णन कहलाएगा। तो इस घूर्णन का परिणाम यह होता है कि इसकी स्थिति बदलती रहती है, और इस स्थिति के बदलने के कारण ये जो दोलन होता है, और इसके सीध में, इसके उत्तरी ध्रुव के सीध में जब जो तारा आता है वो तारा हमारे लिए ध्रुव तारे का काम करता है।
यही कारण है कि आज पोलारिस नक्षत्र हमारे लिए ध्रुव तारे का काम कर रहा है। आज से 3000 वर्ष पूर्व थुआन नक्षत्र ध्रुव तारे का कार्य कर रहा था और आज से 5000 वर्ष बाद अल्डेरामिन उस कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो अब यह आवृत्ति कितने वर्षों में पूरी होती है? 26,000 वर्षों के बाद ये आवृत्ति आ जाती है और इसी 26,000 वर्षों के दौरान धुरी की स्थिति परिवर्तन के कारण उत्तरी आकाश में जो दिखने वाले ये तारे हैं, ये इन तारों की स्थिति उत्तरी ध्रुव के पर खड़े व्यक्ति के शिरोबिंदु पर स्थित होती है और वो ध्रुव तारे का काम करते हैं। और ये तारे कौन कौन से हैं? कोचान, अल्डेरामिन, थुआन, डेने। इसको आप लोग देख लेंगे, लिख लेंगे, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोचान, अल्डेरामिन, थुआन, डेनेब, सिग्मा, आक्टानिस, वेगा आदि पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव की सीध में आते रहते हैं तथा ध्रुव तारे का स्थान लेते रहते हैं। यहाँ से हम लोगों ने तारों को भी देखा, ध्रुव तारे को देखा। अब थोड़ा सा पड़ोसी को, मंदाकिनी के पड़ोसी को देख लें। अभी तो सौरमंडल के हम लोग इसको देखे थे ना, मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा को हम लोग देखे। उससे पहले हम लोगों ने केंद्र बल्ज को देखा, क्वासर, और उसको देखा हम लोगों ने, ब्लैक होल को। अब मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में जो जो चीज़ें पाई गई उसको देख लें। अब थोड़ा सा पड़ोसियों को देख लें कि अब मंदाकिनी की पड़ोसी कौन कौन सी हैं। तो सौरमंडल से, हमारे सौरमंडल से लगभग 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर मंदाकिनी के समान संरचना वाली एंड्रोमेडा आकाशगंगा है। मंदाकिनी के सर्वाधिक पास स्थित आकाशगंगा है, मतलब 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर जो है सौरमंडल से, इसको हम लोग सर्वाधिक पास कहते हैं। क्योंकि और भी आकाशगंगाएं जो है वो इससे काफ़ी दूर दूर होती है। और इसकी विशेषता क्या है कि इसमें मंदाकिनी से दुगने अर्थात 2 खरब तारे हैं। इसका मतलब मंदाकिनी में हम लोग पढ़े थे ना 1 खरब तारे हैं। और यह पृथ्वी से नग्न आँखों से दिखने वाली सर्वाधिक दूर की वस्तु यही है जिसको कि हम लोग पृथ्वी से नग्न आँखों से देख सकते हैं। कौन? एंड्रोमेडा आकाशगंगा। अब बेबी बूम गैलेक्सी के विषय में पढ़ लें। बूमरंग नेबुला और बेबी बूम गैलेक्सी में आप लोग अंतर करके चलेंगे। वो मंदाकिनी का एक पार्ट है, बूमरंग नेबुला। बेबी बूम गैलेक्सी मंदाकिनी की पड़ोसी है। ठीक, तो नासा के वैज्ञानिकों ने दूरस्थ ब्रह्मांड में तारे बनाने वाली एक अद्भुत आकाशगंगा को देखा। चूंकि हमारी मंदाकिनी में प्रतिवर्ष 10 तारों का ही निर्माण होता है, लेकिन इसको तारे बनाने वाली आकाशगंगा क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें 4000 वर्ष तारों का निर्माण प्रतिवर्ष होता है। और चूंकि हमारी मंदाकिनी के में जो तारों का निर्माण होता है उससे ये कई गुना ज़्यादा है, इसलिए हम इसको तारे बनाने वाली अद्भुत आकाशगंगा का नाम वैज्ञानिकों ने दिया। इस तरह आज का हम लोगों का लेक्चर आकाशगंगा से रिलेटेड समाप्त हुआ। हम लोग अब आगे, चूँकि ब्रह्मांड के बाद आकाशगंगा को देखें, फिर अब हम लोग तारों को देखेंगे। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।